लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। जितने भी ऑलरेडी टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे उसके आगे चलेंगे एंड टुडेज डे 3 मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. So if we are talking about or just look at the map of the mid 18th century. If we are talking about mid 18th century, we are talking about somewhere close to the 1750s 60s 70s की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे. तो मिड 18th सेंचुरी में अगर हम यूरोप में देखें तो आज के टाइम में जो नेशंस है ना वो कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था. इसका मतलब क्या था कि सर मॉडर्न स्टेट वहां पे थे जो हमने डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी देख चुके हैं मॉडर्न वर्सेस दी नेशन स्टेट का. तो आज के टाइम पे जो भी जर्मनी इटली स्विट्जरलैंड जो है ना उस टाइम पे वो नेशन स्टेट्स नहीं था. तो सर वो क्या था उस टाइम पे बच्चे ये सारे यहाँ पे एम्पायर थे और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड थे जिसमें से इंपॉर्टेंट है किंगडम डचीज एंड दी कैंटोन्स. अब ये डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि इन द मिड 18th सेंचुरी में जो यूरोप था वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था. तो किंगडम्स डचीज एंड दी कैंटोन्स. अब ये कैंटोन्स क्या था ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं मैं. तो एक बार प्लीज आप पढ़ लीजिएगा आपका यहाँ पे पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अब इन एरियाज में ये जो डिवाइडेड था यहाँ पे किंगडम्स डचीज और कैंटोन्स इसके जो रूलर्स थे बच्चे वो अपने एरिया में अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीजों को मैनेज करते थे. एक तरीके से बोला जाए तो वो ऑटोनोमस थे यहाँ पे. अब ऑटोनोमस होने के साथ साथ बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो सारे डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंगली लेते थे क्योंकि वो ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेटिक सिस्टम वहां पे यहाँ पे चलता था. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे तो मैंने ये आपको एक मैप लगाया हुआ है तो आप ये देख रहे होगे ईस्टर्न यूरोप एंड दी सेंट्रल यूरोप. तो ये दोनों पार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी बच्चे यहाँ पे. और इन टेरिटरीज में यहाँ पे जो पीपल्स रहते थे सर वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थे. मीन्स एक सिंगल लैंग्वेज नहीं बोलते थे. उनका जो बिलीव प्रैक्टिसेस थी वो सारी चीजें डाइवर्स थी और एक साथ उनके पास कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था. एक तरीके से हम कह सकते हैं वहां पे कोई भी कॉमन कल्चर नहीं था. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते थे यहाँ पे और डिफरेंट एथनिक ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग करते थे. एथनिक ग्रुप का मतलब है जैसे आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा यहाँ पे सिन्हालास तमिल्स. तो इस टाइप के एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड थे. कौन से एरियाज ईस्टर्न एंड दी सेंट्रल यूरोप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब बच्चे नेक्स्ट चीज की बात करेंगे उस टाइम्स में जो हैम्सबर्ग एम्पायर था बच्चे तो वो ऑस्ट्रिया और हंगरी वाले एरिया में यहाँ पे रूल कर रहा था. अगेन ये मैप मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है तो इसमें आपको इजिली चीजों को यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो बच्चे यहाँ पे. ठीक है कि ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला कौन से पोर्शन पे यहाँ पे वो एरिया है और किस पोर्शन पे वो यहाँ पे रूल करते थे. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बच्चे यहाँ पे बात करें कि ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कि पूरे के पूरे ऑस्ट्रिया और हंगरी पे यहाँ पे रूल करता था तो इसमें यहाँ पे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आ जाते थे और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स यहाँ पे आ जाते थे. यानी अगर बात करें अल्पाइन रीजन्स का यहाँ पे तो अल्पाइन रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स थे बच्चे. टायरोल ऑस्ट्रिया सडेंटल एंड बोहेमिया. तो ये सारे लोग यहाँ पे आ जाते थे और ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है सच एज बोहेमिया हो गया यहाँ पे. तो ये आप मैप में भी लोकेट कर सकते हो कि हम किस ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अपने डिस्कशन को यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं. अब इन एरियाज में अगर हम देखें बच्चे तो जो एरिस्टोक्रेसी थी मींस जो सारी पावर्स को होल्ड करते थे यहाँ पे वो जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे यानी जर्मन स्पीकिंग थी बच्चे. साथ ही साथ यहाँ पे वो इटालियन लैंग्वेज को भी बोलते थे बच्चे. वो कौन एरियाज में था वो लोम्बार्डी और दी वेनेशिया वाले एरियाज में था यहाँ पे. ठीक है तो ये दिस इज दी वेनेशिया एंड दिस इज दी लोम्बार्डे. तो इन एरियाज में आपको अलग लैंग्वेजेस को भी देखने को मिलता होगा यहाँ पे. अगर हम हंगरी की बात करें अलोन बच्चे यहाँ पे तो हंगरी में हाफ ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलती थी दैट इज मगहेर. और दी अदर हाफ जो था बच्चे वो अलग अलग वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स बोलते थे यानी कोई भी एक सिंगल लैंग्वेज को वो नहीं बोलते थे. इसी तरीके से गैलिशिया जो हम देखें वहां पे जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी जो सारी पोजीशंस उनके हाथ में थी वो पॉलिश लैंग्वेज को यहाँ पे बोलते थे. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पोक करते थे बच्चे यहाँ पे. और अकॉर्डिंग टू दी अर्नस्ट रेनिन वो जो एक नोशन था कि जो एक सिंगल लैंग्वेज बोलता है वो एक नेशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा. ऑल्दो वो फॉल्स नोशन था लेकिन उस टाइम के यहाँ पे जो एम्पायर्स थे वो इसी चीज को यहाँ पे मानते थे. इसके अलावा भी बच्चे यहाँ पे 3 डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो एक साथ यहाँ पे रहते थे बच्चे यहाँ पे. ठीक है बोहेमियंस एंड द स्लोव्स टू द नॉर्थ, स्लोवेन्स इन द कैरिलोना, क्रोट्स टू द साउथ, रोमेन्स टू द ईस्ट ऑफ द ट्रांसलेनिया. अब ये कुछ एरियाज हैं कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बच्चे. इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो डिफरेंसेस था बच्चे यहाँ पे ना सर इसी की वजह से यहाँ पे डिड नॉट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी. क्यों क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग चीजें यहाँ पे चल रही हैं. तो ये जो मैंने मैप लिखाया है प्लीज आप इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा. आपको सब एरिया वाइज यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये हमारा क्रैश कोर्स है तो जो चीजें हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे उसको यहाँ पे हम
कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब इतनी सारी चीजें यहाँ पे डिस्कनेक्टेड थी और एरिया में अलग अलग चीजें हो रही थी बच्चे, तो यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स क्या थी सर? मुझे तो आप ये बताओ बच्चे यहाँ पे। सो बाइंडिंग फोर्स क्या थी? जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स थे, चाहे वो एथनिक या फिर लैंग्वेज को यहाँ पे मानते हैं बच्चे, तो वो एम्परर को यहाँ पे कॉमन एलिजियंस शो करते थे। दैट मीन्स एम्परर जो था वो कॉमन था, ऑल्दो वो डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। कंट्री साइड की बात करें, यहाँ पे एक वर्ड है, तो कंट्री साइड में क्या होता है? सिंपली बच्चे एक मेंशन कर रखा है, अ रूरल एरिया और द कंट्री साइड इज अ ज्योग्राफिकल एरिया दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द टाउन्स एंड द सिटीज। तो इमेजिन करके देखो, आपका ये मेन टाउन है, तो इसके आसपास वाला जो एरिया है बच्चे, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे आ जाएगा कंट्री साइड में। तो अब ये जो पोर्शन हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, तो आप बता सकते हो। Habsburg Empire that ruled over the Austria-Hungary was a patchwork of many different regions। तो इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर सकते हो। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका पोटेंशियल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप आंसर को भी फाइंड आउट करने की सोचोगे, यानी अपने टॉपिक के साथ ही साथ आंसर को भी प्रिपेयर करते जाओगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अगेन 11-14 में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस पोर्शन से, और काफी लॉन्ग टाइम से इसको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो एक प्रोबेबल टॉपिक ये बन जाता है कि आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप के 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, सो दैट अगर अभी ये शॉर्ट में आ जाता है तो आप अच्छे से इसको आंसर लिख सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज। कैसे यहाँ पे नेशन स्टेट एमर्ज होता है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी डिस्कशन अभी तक हमने ऊपर किया था उसी के बिहाफ पे ये चीजें करेंगे यहाँ पे। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे कि जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे पॉलिटिकली हो, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जिसके पास ज्यादा जमीन है बच्चे, सर वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट में एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था, यानी जिसके पास जितना ज्यादा जमीन उतना ही ज्यादा उसका सोसाइटी में वैल्यू, और पॉलिटिकली भी उसके पास उतनी पावर्स बचे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे बच्चे। अब ये मेंबर्स जो थे वो किस तरीके से यूनाइटेड थे? सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे। इनकी जो लाइफ थी यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं बच्चे, यहाँ पे जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे अलग अलग रीजन में यहाँ पे, ठीक है। अब वो कौन कौन से वे थे? वो स्टेट्स को ओन कर रहे हैं बच्चे कंट्री साइड में, कंट्री साइड जिसकी अभी हमने डेफिनेशन यहाँ पे देखी, और इनके यहाँ पे टाउन्स हाउसेस भी हैं बच्चे। अब ये स्पीक कर रहे हैं फ्रेंच, किसके लिए? ऑफिशियल पर्पज से, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, यानी अगर एक एरिया से दूसरे एरिस्टोक्रेट्स मिल रहे हैं तो वो फ्रेंच को यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चे, या फिर हाई सोसाइटी में जब भी कोई मीटिंग्स हो रही है, कोई भी पार्टीज हो रही है, तो वहां पे वो फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। साथ ही साथ अपने आप में आपस में यहाँ पे मेल जोल बढ़ाने के लिए, अगर हम कहें कि अपने कोलैबोरेशन यानी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए बच्चे यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस को भी स्टैब्लिश करते थे। अब ये मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है सर? मैट्रिमोनियल अलायंस का मीन्स है बच्चे यहाँ पे एक एरिया के एरिस्टोक्रेट्स दूसरे एरिया के एरिस्टोक्रेट से मैरिज टाइज रखते थे, सो दैट इनका बीच का जो यहाँ पे कॉपरेशन है वो उसको और स्ट्रेंथन यहाँ पे कर पाए। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे असर्शन रीजन के बेस पे आ जाएगी बच्चे। ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, ऑल्दो यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो काफी स्मॉल थी, लेकिन एक डोमिनेंट सेक्शन था यहाँ पे, इसके पास पावर काफी ज्यादा थी बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो है ये लेस सिग्निफिकेंट टॉपिक्स में आ जाता है, लेकिन हमको पढ़ना है अपना, भले ही इसको एक फास्ट फॉरवर्ड में हम रिकॉल कर लेंगे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम पे कैसा था बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे पीजेंट्री थी, तो यहाँ पे क्या करते होंगे? वो एग्रीकल्चर करते होंगे बच्चे यहाँ पे। तो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप। तो वेस्ट में अगर हम देखें तो जितनी भी यहाँ पे जो लार्ज स्केल जो लैंड थी बच्चे यहाँ पे, वो टीनेंट्स के अंडर में थी, और यहाँ पे स्मॉल ओनर्स थे। दैट मीन्स लार्ज स्केल लैंड सर यहाँ पे किसी एक के पास नहीं थी, तो हम लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे जो थी वो हम ठीक से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में देखें तो आप समझ रहे होगे बच्चे, यहाँ पे ये सेंट्रल यूरोप है, ये वाला ईस्टर्न यूरोप है। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है कि जो लैंड होल्डिंग का पैटर्न है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, और यहाँ पे जो पर्सन लैंड होल्ड करते हैं वो लार्ज स्टेट्स में यहाँ पे करते हैं बच्चे, एंड विच वॉज कल्टिवेटेड बाय दी सर्फ। जो सर्फडम हमने ऊपर पढ़ा था, जो एबॉलिश कर दिया था नेपोलियन ने, हम उन चीजों की यहाँ पे दोबारा से एक बार बात कर रहे हैं। चलिए जी, अब हमने एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, अब जरा हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वेस्टर्न और दी
पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप में बच्चे, यानी आपको पता है कि ये वेस्टर्न है और ये वाला सेंट्रल है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे जो अर्लियर मैप है उसमें मेंशन था। तो जो वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप है बच्चे, यहाँ पे कि हम देखेंगे अगर यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका मतलब क्या था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब था कि इन एरियाज में टाउन्स का ग्रो होना, क्योंकि भाई ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो और ज्यादा ट्रेड होने के साथ साथ यहाँ पे ज्यादा रॉ मटेरियल्स भी आ रहा है और प्रोडक्शन भी हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो टाउन्स थे वो एमर्ज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। साथ ही साथ जो ट्रेडेड यहाँ पे कमर्शियल क्लास था बच्चे, यहाँ पे ट्रेड से जो एमर्ज होगा वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा था यहाँ पे, क्योंकि वो चीज वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था सर वो इंग्लैंड में बिगिन हुआ था इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम 1760s 1780s आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 18th सेंचुरी का मीन्स क्या हो गया, 1701 से 1800 के बीच की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चे इंग्लैंड में स्टार्ट तो ये हो गया था, लेकिन अगर हम फ्रांस और अदर पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स की बात करेंगे ना, वो 19th सेंचुरी में पहुंचा था। अब ऐसा क्यों बच्चे, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, वो इंग्लैंड ही मोनोपोली करके रखा था, वो मशीनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करने देता था। उसके बाद क्या हुआ 19th सेंचुरी में कि सर जो मर्चेंट ट्रेडर्स थे बच्चे, वो चोरी छुपे यहाँ पे मशीन्स को लेके और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसी एरिया में वहां पे रहती है तब तक मोनोपोलाइज होके, जब तक वो वहां पे ज्यादा बेनिफिट ना कर दे, उसके बाद वो और एरियाज में जाके यहाँ पे क्या होती है सर, वो यहाँ पे जाती है बच्चे यार। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ऑल्दो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, समवेयर क्लोज टू द 1780s, हम 90s की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में ओनली 19 सेंचुरीज में जा पाया था, वो भी यहाँ पे सीक्रेटली यहाँ पे। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये जो सारी चीजें डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ न्यू सोशल ग्रुप्स एमर्ज हो रहे हैं बच्चे। अब ये न्यू सोशल ग्रुप्स क्या है कि सर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है बच्चे, एग्रीकल्चर ऑलरेडी हमने देख लिया यहाँ पे, एग्रीकल्चर जो था अब वो स्टेट्स में बड़े बड़े लैंड्स वाले जो ओनर्स थे वो सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो जमीन तो बची नहीं है। अब ये जो वर्कर्स हैं ये क्या है, खाली हैं, और ये जो एग्रीकल्चर्स यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं बच्चे, फार्मर्स हैं, वो खाली हैं। अब ये इन दी सर्च ऑफ दी वर्क यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, टाउन्स में आ गए, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये एक न्यू सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को यहाँ पे वो बर्थ देगा। मिडिल क्लास एमर्ज होंगे बच्चे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड दी प्रोफेशनल्स आ जाएंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि न्यू सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। इसी तरीके से सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करेंगे बच्चे कि सर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप दोनों चीजें अगर हम देखेंगे तो ये जो ग्रुप्स थे स्मॉलर इन नंबर टिल दी लेट 19th सेंचुरी। तो ये भी एक असर्शन रीजन की स्टेटमेंट हो जाती है, तो प्लीज आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हमने सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप ये ग्रुप्स स्मॉलर हैं, क्योंकि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पे एमर्ज हो रहा है। अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी कैसे आ गया बच्चे। सर ये जो है बच्चे, ये जो मिडिल क्लास है ये ना पढ़ा लिखा है, यानी एजुकेटेड है, लिबरल है, तो ये चाहता है कि जो चीजें हैं वो यहाँ पे फ्री मार्केट के अकॉर्डिंगली चीजें यहाँ पे मैनेज हो बच्चे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये सपोर्ट करता है नेशनल यूनिटी को, मीन्स यूनिफॉर्मिटी हो गई, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे बात करता है। और ये जब यूनिफॉर्मिटी और लिबरल आइडियाज की बात करेगा बच्चे, तो ये बेनिफिट यानी जो मिडिल क्लास का बेनिफिट तभी होगा जब जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो बर्थ से दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टॉप लोगों को, वो एंड हो गए और सभी के लिए यूनिफॉर्मिटी आएगी बच्चे। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है बच्चे 2.2 का यहाँ पे जो टॉपिक है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, कि ये जो पीपल्स थे वो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये लिबरल नेशनलिज्म है क्या बच्चे यहाँ पे। तो देख लेते हैं जरा, ये जो नेशनल यूनिटी का जो आइडियाज था बच्चे यहाँ पे, ये अर्ली 19 सेंचुरीज में आया था यूरोप में, और उस टाइम पे ये लिबरलिज्म से रिलेट करता था। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो क्वेश्चन है कि लिबरलिज्म क्या है, तो लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फ्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए चीजों को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करने की, मींस कोई भी अनड्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब बच्चे इसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कि सर ये जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है इसका मतलब क्या है, यानी हम लिबरलिज्म की बात तो हमने फ्री मान लिया, लेकिन पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बच्चे, समझिए। अब ये जो न्यू मिडिल क्लासेस है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है उनको एंड किया जाए, और साथ ही साथ ये चाह रहे हैं बच्चे
फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल फ्री हो, उसका जो मन है वो यहाँ पे करे, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। साथ ही साथ बच्चे इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ है सर वो सबके लिए इक्वल है। देयर इज नो नथिंग दैट कि कुछ लोगों को ज्यादा बेनिफिट्स दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं बेनिफिट्स दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है बच्चे, तो यहाँ पे ये जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सर, वो गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी सर, वो यहाँ पे क्या होगी, वो ऑटोक्रेटिक नहीं होगी, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज नहीं करेगी, वो सारी चीजें पीपल से पूछ के करेगी, यानी कंसेंट से करेगी। जैसे डेमोक्रेसीज में होता है कि कोई भी उनको डिसीजन लेता है तो पहले डिस्कशन किया जाता है, पीपल की राय ली जाती है, तब जाके चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, ना कि सिंपली अपने बेसिस पे यानी अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे डिसीजन ले लोगे पूरे कंट्री मैन के लिए। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अब ये जो लिबरलिज्म है ये एमर्ज कैसे हुई यहाँ पे बच्चे, तो इसका भी श्रेय यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जरा देख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में यहाँ पे बच्चे लिबरलिज्म का मतलब था उस टाइम पे कि यहाँ पे जो ऑटोक्रेसी है, यानी जो ऑटोक्रेस जितने भी हैं जिनके पास सारी पावर्स होल्ड करके वो रखते हैं, उनको एंड करना। जितने भी क्लैरिकल प्रिविलेजेस हैं, दैट मीन्स कि कुछ ही लोग, कुछ ही टॉप पोजीशन के लोग जो आपस में किंग के आसपास के हैं, वही यहाँ पे टॉप पोजीशन में आ पाएंगे, उन प्रिविलेजेस को एंड करना। एक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करना, और साथ ही साथ यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करना बच्चे, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे चलेगी। 19th सेंचुरी में जो लिबरलिज्म थे वो एक चीज और यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंडर में बच्चे, कि यहाँ पे इन वायोलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपसे कोई यहाँ पे ले नहीं सकता। तो ये चीज दोनों डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं न्यू मिडिल क्लास के लिए, हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, फ्रेंच के केस में डेडिकेटली उसका मतलब ये सारी चीजें में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल राइट्स क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। ऑल्दो इक्वलिटी बिफोर द लॉ था बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पे यूनिवर्सल सफ्रेज है। अब आपको पता होगा यूनिवर्सल सफ्रेज का मीन्स क्या है, कि हर एक पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोसाइटल क्लास यानी सोशल डिवीजन, उन सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं बच्चे यहाँ पे। ऑल्दो इक्वलिटी बिफोर द लॉ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे यूनिवर्सल सफ्रेज था। तो इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस की अगर बात करें बच्चे, तो वो एक फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था इन लिबरल डेमोक्रेसी की, किस तरीके से हम लिबरलिज्म को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट टू वोट था, लेकिन वो लिमिटेड था बच्चे यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे टू गेट इलेक्टेड और यहाँ पे आपको कुछ ग्रांट करना था, तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। वही एक्टिव पैसिव वाला डिवीजन आ जाएगा कि एक्टिव सिटीजन कौन था और पैसिव सिटीजन कौन थे बच्चे यहाँ पे। सो आपके पास वोटिंग राइट्स थी, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे वोटिंग राइट्स को ग्रांट किया जाएगा, और मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स, उनको यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो ये पैसिव सिटीजन में बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जैकोबियन क्लब आया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर में। तो एक ब्रीफ पीरियड के अंडर में बच्चे जो जैकोबियंस थे यहाँ पे, उन्होंने जितने भी एडल्ट मेल्स थे, अगेन हम यूनिवर्सल सफरेज नहीं बोल सकते क्योंकि यूनिवर्सल सफरेज में विमेन्स भी आ जाती हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। तो जैकोबियंस जो थे यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के अंडर में बचे, उनको सारे एडल्ट मेल्स को यहाँ पे उन्होंने सफरेज प्रोवाइड करवा दी थी, जो प्रॉपर्टी का रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा के। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे नेपोलियन पावर में आ गया था, और नेपोलियन कोर्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे, फिर से लिमिटेड सफरेज कर दी थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो विमेन्स थी उनको दोबारा से माइनर कैटेगरीज में डाल दिया गया था। दैट मीन्स कि सर वो चीजें तभी कर पाएंगे जब उनके फादर या फिर हस्बैंड उनको यहाँ पे अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें बच्चे, थ्रू आउट दी 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरीज, विमेन्स हो गई या फिर वो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे यहाँ पे, तो वो हमेशा से ही यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए। तो ये जो लिबरलिज्म हमने देखा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखा। आप इसको जनरल में आप नहीं लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तभी आप इस चीज को डेडिकेटली यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की, कि सर पॉलिटिकल लिबरलिज्म तो हमने देख लिया, जहाँ पे मतलब है लिबरलिज्म का फ्री, और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो क्या क्या चीज चाह रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ। सर लिबरलिज्म का मीन्स तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, फ्री, लेकिन इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब हो जाएगा बच्चे यहाँ पे मार्केट का फ्रीडम। दैट मीन्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट कि वो कैसे हम ट्रीट करेंगे।
जितने भी यहाँ पे स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया था कि जगह जगह पे आपके चेक पोस्ट थे, यू आर सपोज टू पे द टैक्सेस ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और यहाँ पे जो गुड्स और कैपिटल का जो मूवमेंट है वो फ्री फ्लो तरीके से हो रहा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बच्चे यहाँ पे बात करेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पे आ रही थी, जो कि मिडिल क्लास से आ रही थी बच्चे यहाँ पे। वो क्या चाह रहे थे कि सर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, हमको मार्केट में इजिली यहाँ पे काम करने दिया जाए, ज्यादा हम काम करेंगे ज्यादा अर्निंग होगी, देयर नीड टू बी नो रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड बच्चे यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19 सेंचुरीज में अगर हम देखेंगे तो उस टाइम पे जो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे बच्चे, तो उसको जर्मनी को यहाँ पे 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में डिवाइड किया था। अब ये जो 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स थे ना बच्चे, यहाँ पे अलग अलग चीजें हुआ करती थी। मतलब क्या है, फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि ये जितने भी यहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताया गया कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स था फर्स्ट हाफ में 19 सेंचुरी में बचे, और वो अकॉर्डिंग टू दी नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के लिए 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड था, और वहां पे अपनी करेंसी थी, अपने वेट्स थे, अपने मेजर्स थे, यानी अपनी अलग अलग करेंसीज हो रही है, अलग अलग वेट्स हैं, वेट्स की वैल्यू है और अलग अलग मेजर्स की यहाँ पे वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बच्चे देखते हैं, आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर आप एक मर्चेंट हो, 1833 की हम बात कर रहे हैं बच्चे, और आपको इस एरिया से हैम्सबर्ग से यहाँ पे न्यूरेमबर्ग आना है, ठीक है, और अपने गुड्स को, मीन्स आप एक मर्चेंट हो, आप कोई भी सामान बनाते हो तो आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली इजिली अच्छे से आ सकते हो। ऐसा नहीं था, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन था, वही तो मैं समझा रहा हूं। मतलब क्या है, अगर आपको हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग आने के लिए बच्चे 11 कस्टम बैरियर्स को ना पास करना पड़ता था। क्या बात कर रहे हो सर, 11 कस्टम बैरियर्स? हाँ बच्चे, और हर एक कस्टम बैरियर्स पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। अब हुआ क्या सर, ये जो ड्यूटीज थी बेटा, ये चीज अब अलग अलग स्टेशन थे। अब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लेकिन किसी स्टेशन पे उसकी वैल्यू 800 थी, कहीं 1200 थी, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले आप कन्वर्ट करो, फिर वहां पे टैक्स पे करो और फिर आगे बढ़ो। सर बहुत ही ज्यादा ना टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स चीज थी, जिसकी वजह से इजी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल नहीं हो पाता था बच्चे यहाँ पे। तो इसीलिए सो ड्यूटीज को जो रिवाइव किया जाता था अकॉर्डिंग टू द वेट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ द गुड। अज्यूमिंग अगर हम यहाँ पे, मैंने एक सिंपल चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश की गई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर कोई 100 रुपए की चीज है तो वहां पे पहुंचते पहुंचते कितने रुपीज की यहाँ पे हो जाएगी बच्चे यहाँ पे। तो इतने ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आके जा रही थी, और जो आज के टाइम के जो मर्चेंट्स थे वो ये चाह रहे थे कि कोई भी इस टाइप का रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी ना रहे। और ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि हर एक रीजन में जहां से आप पास हो रहे हो तो उनका अपना सिस्टम है वेट्स एंड मेजर्स का बच्चे यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी कैलकुलेशंस को काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अब देखो, अब सारी चीजें तो नहीं लिखोगे आप ये जो यहाँ पे बोल्ड में कीवर्ड्स है ना, उनको याद रखना, उनको लिखना है आपको आंसर राइटिंग में, और वो मस्ट है। कीवर्ड इज मस्ट इन योर आंसर राइटिंग, क्योंकि इररिस्पेक्टिव आप कितना भी पढ़ लो, इररिस्पेक्टिव आप पूरे दिन पढ़ते रहो, लेकिन आपसे और आपके एग्जामिनर से जो कम्युनिकेट करेगा वो है आपका आंसर राइटिंग। आंसर जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना इररिस्पेक्टिव आपको कोई भी चीज आप कर लो, आपके पास अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं। और वो कैसे होगा, प्रॉपर यूज ऑफ सब हेडिंग्स, प्रॉपर यूज ऑफ कीवर्ड्स, तभी आप एक अच्छे आंसर को लिख सकते हो, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है बच्चे, इन्होंने ना एक क्लोथ का एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एल था, इन ईच रीजन उसकी यहाँ पे डिफरेंट लेंथ थी। तो यहाँ पे टेक्सटाइल मटेरियल अगर यहाँ पे है फ्रैंकफर्ट से बचे, तो ये इतने सेंटीमीटर्स का था। मेंस में ये सेंटीमीटर चेंज हो गया, न्यूरेमबर्ग में ये सेंटीमीटर चेंज हो गया, एंड फ्रीबर्ग में भी सेंटीमीटर चेंज हो गया। तो पहले जो भी आप क्लोथ जितना लेके आ रहे हो, पहले इसको इस यूनिट में कन्वर्ट करो और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करो। तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, तो आप सोच के यहाँ पे दे सकते हो। अब होता क्या कि सर अगर यहाँ पे सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता, एक ही फॉर्म ऑफ यहाँ पे यूनिट होती, एक ही यहाँ पे टैक्सेस पे करना पड़ता, एक ही करेंसी होती, तो आपको कन्वर्जन का करना ही पड़ता और टाइम काफी बच जाता आपको। सो बच्चे ये सारी कंडीशन जो थी ना, वो ये ऑब्स्टिकल थी इकोनॉमिक में, यानी इकोनॉमी को ये बढ़ने से रोक रही थी।
और यही रीजन था यहाँ पे न्यू कमर्शियल क्लासेस ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो उनको अगर कहीं भी दूर ट्रेड करने जाना होता जहाँ पे उनको लगता था कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो सारा प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाता था बच्चे, ओवर शैडोड हो जाता था यहाँ पे। यही रीजन था कि ये लोग यहाँ पे आर्ग्यूड कर रहे हैं कि मुझे एक ना यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी दे दो सर, जहां पे मैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पे गुड्स को मूव कर पाऊंगा, पीपल को और कैपिटल को, यानी सिंपली एक फ्री मार्केट हम यहाँ पे बात करें जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अब ऐसी एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाती है बच्चे, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिस टाइप के लिए यहाँ पे, तो प्लीज इसको ढंग से समझ लेना जरा। अब ये क्या है, जोल्वरीन। हाँ, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे कि वो कुछ विलन का नाम नहीं है, एक कस्टम यूनियन है, ठीक है। अब 1834 में बच्चे एक कस्टम यूनियन आती है जिसका नाम है जोल्वरीन। अब ये जो जोल्वरीन है ये एक पर्शिया का इनिशिएटिव है बच्चे, और पर्शिया के साथ साथ जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, यानी वो जहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही थी, अभी हमने देखा था 39 कॉन्फेडरेशन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं पर्शिया को। अब ये कस्टम यूनियन का फीचर क्या था बच्चे, कि जो भी इस यूनियन को यहाँ पे ज्वाइन करता है सर, वो अपने यहाँ पे टैरिफ बैरियर्स जो अलग अलग स्टेशन पे लगते थे ना बच्चे, उसको यहाँ पे एंड कर देगा, यानी एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा सर, करेंसीज को रिड्यूस कर देगा। पहले आपका अलग अलग एरियाज में 30 करेंसीज थी, अब आप सिर्फ 2 करेंसीज, यानी सर 2 तो एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब 30 करेंसीज, तो कौन कौन सी करेंसीज आप लेके जाओगे भाई, हर एक करेंसीज आपको कैरी करनी पड़ेगी, तो ये क्या है, बहुत ही हरकुलियन टास्क है, तो इसमें यहाँ पे चीज अबॉलिश कर दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज को यहाँ पे लेके आया गया बच्चे, जो कि मोबिलिटी यानी इजी चीजों को यहाँ पे क्या करेगा सर, वो यहाँ पे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा, साथ ही साथ पीपल्स को भी भेजेगा बच्चे, और जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ नेशनल यूनिफिकेशन। सर ये क्या बोल रहे हो, रेलवे से नेशनल यूनिफिकेशन? ऑब्वियसली बच्चे, पहले क्या था, लोग कम ट्रेवल करते थे, अब ज्यादा ट्रेवल करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा सर, ये सभी लोग यहाँ पे जब ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तो आपस में एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे, वहां के लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, वहां पे समझेंगे जाके वहां पे क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं है, तो ये जो आइडियाज थे ये काफी चीजों को यूनाइट करने में हेल्प करेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला था नेशनल यूनिफिकेशन। इंडिया के ना कॉन्टेक्स्ट में ऐसे हुआ था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था कि वो रॉ मटेरियल्स को इजिली एक्सप्लॉइट कर लेंगे एवरी नुक एंड द कॉर्नर ऑफ द सिटी, लेकिन एट द कॉर्नर ऑफ द कंट्री, पर हुआ इसका उल्टा। जैसे रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई, लोगों को पता चल गया कि एक जगह ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन एमर्ज हुई, क्योंकि अब जो आइडियाज थे वो इजिली यहाँ पे एक जगह से दूसरे एरिया भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहे हैं। बाय द वे हम बैक आते हैं अपने जोल्वरीन पे। सो कंक्लूजन में क्या बोलोगे बच्चे, ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था इसने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को ना काफी ज्यादा इंक्रीज किया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज का अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जोल्वरीन आपको पता है यहाँ पे क्या है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से याद करिएगा, प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट चीज पे, कि विदाउट जितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम मिरर नहीं देखेंगे, दैट मीन्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हमें नहीं पता चलेगा। तो आप देख लो ना, बोरा भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, लेटेस्ट क्वेश्चन आया 2020 का बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 12, 2019, 14, तो सीबीएसई हर बार 1-2 साल में छोड़ के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से टॉपिक याद करना है। क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर पॉज कर लो, एक बार देख लो, सारे क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी ऊपर वाले टॉपिक्स हमने पढ़े, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म, उनसे ही रिलेटेड है, और ये वाले इकोनॉमिक से रिलेटेड है यहाँ पे बच्चे। इतने सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, सो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन कैसा डिजाइन होता है। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कह रहा हूं, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो बिल्कुल भी इसको वेस्ट ना करते हुए बहुत ही अच्छे से चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट इसके बाद भी लगता है, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, और नहीं है तो इजिली आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके, वेबसाइट पे जाके आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पे इजिली पूछ सकते हो। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।